हाँ जी, आज हमने ये डिस्कस करना है कि क्रेब्स साइकिल जो है उसके इंटरमीडिएट्स वो दूसरे साइकिल्स के साथ मेटाबॉलिक पाथवेज के साथ किस तरह से लिंक्ड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उन सब का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उन सारों के मेटाबॉलिज्म का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हर एक के मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक है और एक इसके किसी भी एक इंटरमीडिएट को जब इस्तेमाल किया जाता है किसी दूसरे पाथवे में तो जाहिर है कि वो फिर यहाँ पे उसकी कमी हो जाती है। इस साइकिल को अगर आपने कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि जो इसके इंटरमीडिएट्स हैं उनको दोबारा से रीफिल किया जाता है। ठीक है, तो उनको रीफिल करने के लिए भी मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं और क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं हमने देखा था अल्फा कीटोग्लूट्रेट था और उसके अलावा सक्सिनाइल कोए था, सक्सिनेट था, ठीक है, और मेलेट था, ऑक्सैलोएसीटेट, ये मैंने उनके नाम लिए हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ साइकिल्स में मुख्तलिफ बायोसिंथेटिक मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए इन इंटरमीडिएट्स को एज अ प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज में जो इसके इंटरमीडिएट्स हैं वो एज अ प्रिकर्सर यूज होते हैं और चूंकि वो यूज हो रहे होते हैं तो साथ साथ उनका रिप्लेनिश किया जाना भी जरूरी है। और कल जो हमारी बात हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड क्रेब्स साइकिल के स्टार्ट में, उसको भी हम दोबारा से एक दफा देख लेते हैं कि जब पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, साथ जाहिर है एनर्जी का भी एक्सपेंडिचर होगा और इनकी जब कंडेंसेशन होगी पायरूवेट की और कार्बन डाइऑक्साइड की तो उससे ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो साइकिल है ये स्टार्ट होता है। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो जिस तरह आपने से रीच ने मेरा ख्याल है ये कहा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो पायरूवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से बनता है, तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड से के एडिशन से होता है वो पायरूवेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है तो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है और ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसमें जब एसिटाइल कोएंजाइम ए का एडिशन होता है तो उससे फिर जो क्रेब्स साइकिल है वो प्रोसीड करता है। अच्छा, तो ये जो हमने कहा कि मुख्तलिफ बायोसिंथेटिक पाथवेज में इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं मतलब प्रिकर्सर यूज हो रहे होते हैं, तो उसके फिर रिवर्स में जो रिएक्शंस उन इंटरमीडिएट्स को फिलअप करने के लिए हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एनाप्लीरोटिक रिएक्शन, एनाप्लीरोटिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका मतलब भी यही होता है कि फिलअप करना, यानी जो यूज होते जा रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स उनको रिप्लेनिश किया जाता है, उनको रीजनरेट किया जाता है और इस साइकिल को कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, और इसमें फिर जो हम देखें कि जो इसके इंटरमीडिएट्स मुख्तलिफ रिएक्शंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जिस तरह मैंने आपके सामने ये स्क्रीन शेयर की हुई है, हाँ जी, आपके सामने कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? पीपीटी फाइल? नो मैम, वो फर्स्ट वाली शो हो रही है, रोल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इन एनाबोलिज्म। मेरी आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? जी मैम, आवाज क्लियर आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। और पीपीटी फाइल आपके सामने अब शो हो रही है, स्लाइड शो हो रही है? यस मैम, जी हो मैम, रही है। हो रही है स्लाइड। ठीक होगी, ठीक होगी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो इसके इंटरमीडिएट से सिट्रिक एसिड साइकिल के ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये एक इसका खुलासा है, ये जो लास्ट वाली लाइन है, दो लाइन, ठीक है, कि फैटी एसिड की सिंथेसिस में भी इसके इंटरमीडिएट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी।
और हीम सिंथेसिस में भी, हीम हमें पता है कि ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी इस्तेमाल, यानी कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब आपने ये देखते हैं ये जो वर्ड लिखा है एम्फीबॉलिक रिएक्शंस। एम्फीबॉलिक रिएक्शंस का यही मतलब है कि ये इसमें टू वे प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये आप एरो को भी देखेंगे कि इसके अंदर एडिशन हो भी रहा होता है, इसके जो अपने इंटरमीडिएट्स हैं उनको रिप्लेनिश भी किया जा रहा होता है और वो रिमूव भी हो रही होती है, ठीक है। और चूंकि ये एक साइक्लिक पाथवे है तो आप किसी भी एक इंटरमीडिएट को अगर रिप्लेनिश कर देते हैं, तो जैसे अगर ये ऑक्सैलो एसीटेट है, अगर आप इसको रिप्लेनिश कर देते हैं और आप साथ साथ अल्फा कीटोग्लूटरेट को भी आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो आपको अल्फा कीटोग्लूटरेट को रिप्लेनिश करने की नहीं जरूरत, ठीक है। यानी आप इसको करेंगे तो वो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको नहीं भी किया जाता ना, अल्फा कीटोग्लूटरेट को रिप्लेनिश नहीं भी किया जा रहा, आप सिर्फ किसी एक भी इंटरमीडिएट इस मॉलिक्यूल को कर देते हैं रिप्लेनिश, दोबारा से इसको रिफिल कर देते हैं इस साइकिल के इंटरमीडिएट को, तो ये साइकिल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक भी आ जाता है वो कन्वर्ट होकर अगले बनाता जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर से निकालते ही सिर्फ जाते हैं और इसको रिफिल नहीं करते, तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और चूंकि इसके अंदर से ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इंटरमीडिएट्स बन भी रहे होते हैं, रिमूव भी हो रहे होते हैं, तो लेकिन एक बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इनके अंदर से रिमूव किए जा रहे हैं और एडिशन नहीं हो रहा, एक बैलेंस होता है, एक डायनेमिक बैलेंस होता है, यानी एक फ्लक्स होता है, चेंज हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है, लेकिन एक तकरीबन बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बन रहा है, पायरूवेट में से जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया तो इस तरह से, ठीक है। पायरूवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, मेलेट, ये जो है सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये सारे जो है ये कीटो एसिड हैं, कीटो एसिड हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनसे इमाइनो एसिड्स बना सकते हैं। इमाइनो एसिड्स कैसे बना सकते हैं, इमाइनो एसिड्स जो हैं वो इनकी ट्रांस एमिनेशन से, यानी आपने जो इमाइनो एसिड बनाने, इमाइनो एसिड्स के अंदर इमाइन ग्रुप भी होता है ना, आप कीटो एसिड्स के अंदर इमाइन ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो फिर बन जाएगा इमाइनो एसिड बन जाएगा कीटो एसिड जो है। और जब हम ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का, हम प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो हम ट्रांस एमिनेशन और डीएमिनेशन पढ़ेंगे। डीएमिनेशन का मतलब इमाइन ग्रुप को रिमूव करना, और ट्रांस एमिनेशन का मतलब है एक इमाइनो एसिड का इमाइन ग्रुप किसी और दूसरे इमाइनो एसिड पे लगा देने, किसी कीटो एसिड में उसको ऐड कर देना, ट्रांस एमिनेशन यानी इमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करना, ठीक है। एक इमाइनो एसिड से किसी कीटो एसिड में उसको ट्रांसफर अगर आप कर देते हैं, या एक इमाइनो एसिड से दूसरे इमाइनो एसिड में, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। तो ट्रांस एमिनेशन से मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड हो रहा है, और ये फिर ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलकर क्या बना रहे हैं, सिट्रेट। सिट्रेट जो है ये एक ब्रांच पॉइंट है, यहाँ पे ये रिमूव हो सकता है फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये इमाइनो एसिड्स इससे बन भी सकते हैं, और अगर आपने इस साइकिल के इंटरमीडिएट्स को रिप्लेनिश करना है और इसके इंटरमीडिएट्स का बैलेंस आपने मेंटेन रखना है, तो आप इमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन से उनको अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ इमाइनो एसिड्स जो हैं वो इन इंटरमीडिएट से ले सकते हैं। खास तौर पे जो ग्लूटामिक एसिड है वो इसी क्रेब्स साइकिल से लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सक्सिनाइल को है, ये प्रोफायरिन बनाता है। प्रोफायरिन जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और हीम ग्रुप भी यही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सक्सिनाइल को ये जो है ये हीम ग्रुप की प्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, यहाँ से हम हीम ग्रुप की प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने सक्सिनाइल को एक को रिप्लेनिश करना है तो इसको कैसे किया जा सकता है, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वेलिन, ये जो इमाइनो एसिड्स हैं इनकी डीएमिनेशन से और आप यहाँ पे सक्सिनाइल को ए बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसको रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, और चेन फैटी एसिड जो है उनके मेटाबॉलिज्म से भी सक्सिनाइल को ए जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, और फ्यूमरेट जो है इसको अगर आपने रिप्लेनिश करना है तो किस तरह से, यानी आप इस साइकिल, आप ऑक्सैलो एसीटेट को ही सबसे ज्यादा निकाल रहे होते हैं यहाँ से, तो ऑक्सैलो एसीटेट अगर आप किसी एक को भी रिप्लेनिश कर देते हैं ना तो यहाँ ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आपके जो एनिमल्स के सेल्स हैं उनके अंदर कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं होते कि वो डायरेक्टली जो है आपस में इंटरमीडिएट्स जो हैं उनकी एंजाइमेटिक कन्वर्जन से इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे। पायरूवेट को एंजाइम्स जो हैं वो उसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से इस कन्वर्जन के लिए फिर क्या किया जाता है कि किसी एक जो ब्रांच पॉइंट है वहां से निकाल भी लिए जाते हैं और रिप्लेनिश करने के लिए वहां पे ऐड भी कर दिया जाता है। तो चूंकि साइक्लिक पाथ है तो साइकिल का कोई भी एक इंटरमीडिएट पिछले के रिप्लेनिश होने से वो अगला भी रिप्लेनिश हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो है फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन और एस्पार्टेट ये जो है अगर आप ऐड करते हैं तो ये फ्यूमेरेट में इनको कन्वर्ट कर देते हैं और ये फिर इस साइकिल को आप रिप्लेनिश कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑक्सैलोएसीटेट जो है यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये बन कैसे रहा है, ये हमें पता है कि पायरूवेट और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। और ये किस तरह से ये ग्लूकोनियोजेंसिस में भी एंटर होता है ऑक्सैलोएसीटेट जो है, और उसके अलावा ऑक्सैलोएसीटेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा से मैलेट में भी, और मैलेट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस में कैसे एंटर होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जाहिर है कि ये नए सिरे से पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। और हमें पता है कि पायरूवेट में कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम था वो कौन सा था? हाँ जी, कौन सा एंजाइम था पायरूवेट में कन्वर्जन के लिए? नहीं याद आ रहा आपको? चलिए, ये आपने मुझे कल फिर बताना है, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम है जिससे आप पायरूवेट को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सैलोएसीटेट में। वो जो एंजाइम है वो ग्लूकोनियोजेंसिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। मैम कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल जी क्या बोला आपने? मैम कार्बोक्सिलेज था। कार्बोक्सिलेज था, बिल्कुल कार्बोक्सिलेज था। कार्बोक्सिलेज जो है जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम ए जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये जो एंजाइम है ये भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर तो सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं, जिस तरह हमने भी देखा कि अगर वो उनको विथड्रॉ ज्यादा कर लिया गया है उस साइकिल में से डिफरेंट बायोसिंथेटिक पाथवेज में, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए वो ऑक्सैलोएसीटेट बनाना, ऑक्सैलोएसीटेट को इसमें एंटर करवाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में। लेकिन अगर ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये बैलेंस इसका मेंटेन है, ये बैलेंस्ड है, ये मेंटेन है इसका बैलेंस, तो फिर क्या होगा कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है उसको ग्लूकोनियोजेंसिस के प्रोसेस में डाल देंगे, पाथवे में डाल देंगे और वहां से फिर उससे ग्लूकोज की सिंथेसिस की जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये आप सबको? यहाँ तक कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हो? मैम अभी जो लास्ट में आपने बताया इस पॉइंट पर रिपीट कर दो। लास्ट में मैंने आपको ये बताया है कि जो वो एंजाइम है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो पायरूवेट की कार्बोक्सिलेशन करके उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सैलोएसीटेट में, और पायरूवेट की कार्बोक्सिलेशन से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है और ऑक्सैलोएसीटेट से ही फिर ग्लूकोनियोजेंसिस प्रोसीड करती है। यानी ग्लूकोनियोजेंसिस का भी जो फर्स्ट स्टेप था उसमें क्या था, पायरूवेट की कन्वर्जन थी ऑक्सैलोएसीटेट में, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज उसको कन्वर्ट कर रहा था ऑक्सैलोएसीटेट में। क्योंकि अगर आप पायरूवेट को डायरेक्टली हमने देखा था कि पायरूवेट को आप फास्फोइन और पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस हाईली एंडरगोनिक रिएक्शन से बचने के लिए वहां पे 2 स्टेप्स ऐड किए गए थे, ठीक है। तो वहां पे जो ऑक्सैलोएसीटेट बन रहा है वो जरूरी है ग्लूकोनियोजेंसिस के रिएक्शन को की फर्दर उसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए। लेकिन अगर ऑक्सैलोएसीटेट जो है आपके सिट्रिक एसिड साइकिल का चूंकि इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है, तो अगर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो मेंटेन नहीं है उसका बैलेंस, आप ऑक्सैलोएसीटेट से ग्लूकोज ही बनाए जा रहे हैं सिर्फ, तो फिर आप सिट्रिक एसिड साइकिल को भी उसका बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकते। तो जो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सेल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है
वो अबंडेंटली प्रेजेंट है, तो फिर ये जो पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये उसको कन्वर्ट कर देता है उसमें एसिटाइल को ए को और पायरूवेट को कंबाइन करके, तो ये उसको उसमें ले आता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, यानी पायरूवेट की से उसको रिलीज करवा देता है, पायरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा ना। लेकिन अगर सेल के अंदर अबंडेंटली एसिटाइल कोएंजाइम ए पहले से मौजूद है तो फिर जरूरत नहीं है कि आप पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करें, फिर आप इस रिएक्शन को चलाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ, क्योंकि आपने एसिटाइल को ए किस लिए बनाया था, आपने उसको ऐड करना था ना ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, और अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए पहले से काफी ज्यादा सेल के अंदर मौजूद है तो आप उसको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलाएंगे और क्या करेंगे, शुरू करवा देंगे अपना क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लेकिन अगर एसिटाइल को ए मौजूद नहीं है, कम है, तो फिर आप क्या करते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट अबंडेंटली प्रेजेंट है, ऑक्सैलो एसीटेट को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है, यानी दोनों रिएक्शन जो हैं वो फिर उनका बैलेंस जो है वो मेंटेन रखा जाता है। यानी यहाँ पे असल में जो रेगुलेशन बात हो रही है ना, तो एसिटाइल को ए के हवाले से हो रही है कि अगर फैट्स के मेटाबॉलिज्म से एसिटाइल को ए आ रहा है तो आप उसको फिर आपको पायरूवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप पायरूवेट की कार्बोक्सिलेशन करवा के उसको ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करवा लेंगे और आप इससे जो आपका क्रेब्स साइकिल है उसको भी मेंटेन कर लेंगे और ऑक्सैलो एसीटेट को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अगर आप रेसिप्रोकल रेगुलेशन देखें तो वो उसकी ग्लाइकोलिसिस की और ग्लूकोनियोजेनेसिस की है। ठीक है, यानी दोनों की रेसिप्रोकल रेगुलेशन नहीं हो रही, यहाँ बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए सेल में अबंडेंटली प्रेजेंट है तो फिर आपको पायरूवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप पायरूवेट की कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे और पायरूवेट को आप ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करके आप उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? यस मैम, थैंक यू। ठीक, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है जी, आज फिर हमने क्या देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है इसके अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे थे ये एक साइक्लिक पाथवे है और हमने कहा ये एम्फीबोलिक पाथवे है। तो इसके एम्फीबोलिक रिएक्शंस होते हैं, यानी इंटरमीडिएट्स जो इसके बन रहे होते हैं, इस साइकिल के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनको आप डिफरेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में एज अ प्रिकर्सर भी यूज कर सकते हैं और इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए आप इसके इंटरमीडिएट्स को दोबारा से रिप्लेनिश भी कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट से। आप जिस तरह हमने देखा अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, आप उनसे इसको इस साइकिल को दोबारा से बैलेंस भी इसका मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे इसके इंटरमीडिएट्स जो हैं वो यूज हो रहे थे। वो हमने कहा कि फैटी एसिड की सिंथेसिस में, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में, ग्लूकोनियोजेनेसिस में और हीम सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में। ठीक है, वो फिर आपने जब फैटी एसिड की सिंथेसिस कहा तो वो फिर उसमें वो भी आ गया। ठीक है, सिट्रेट के पॉइंट पे क्या हो रहा था, फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही थी और कोलेस्ट्रॉल की। मेलेट और ऑक्सैलो एसीटेट जो है इनसे क्या हो रहा था, ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही थी, स्पेशली ऑक्सैलो एसीटेट से। और ऑक्सैलो एसीटेट को आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में भी, यानी अमीनो एसिड्स भी इससे बना सकते हैं। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है उससे भी अमीनो एसिड्स हमने देखा बन सकते हैं। फिर सक्सिनाइल CoA का जो इम्पोर्टेंट रोल था वो हीम ग्रुप प्रोडक्शन में था। उसके अलावा उससे मुख्तलिफ अगर आपने उसको रिप्लेनिश करना है मुख्तलिफ अमीनो एसिड से उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। आप उसको और चेन फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था फ्यूमारेट भी एक ब्रांच पॉइंट है जिससे आप मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स को उनकी डीएमिनेशन से आप ये फ्यूमारेट बना सकते हैं। ठीक है, और उससे आप इस जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसका बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आज हमने डिस्कस किया कि एम्फीबोलिक रिएक्शन ये किस तरह से हैं, कौन से इंटरमीडिएट्स यहाँ से रिमूव होते हैं, मुख्तलिफ बायोसिंथेटिक जो आपके हैं प्रोसेसेस उनमें एज अ प्रिकर्सर यूज होने के लिए, और किस तरह से इनको रिप्लेनिश किया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, आपने याद रखना है कि जो यहाँ पे रेड एरोज थे वो एनाबॉलिक पाथवेज को शो कर रहे थे। मैं एक दफा फिर से आपके सामने स्क्रीन शो कर देती हूँ, बस हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे जो रेड है ये एनाबॉलिक पाथवेज को शो कर रहे हैं, और इसके जो ये हैं दूसरे लाइट कलर के, उनसे आप अंदाजा कर सकते हो, एरो हेड से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो रिप्लेनिश करने के लिए है, इंटरमीडिएट्स को रिप्लेनिश करने के लिए ये जो है अमीनो एसिड्स वगैरह वो यूज हो रहे हैं, और चेन एसिड्स। और जो रेड है वो इसलिए है एनाबॉलिक पाथवे में एज अ प्रिकर्सर यूज होने के लिए। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सबको ये? जी Yes, मैम। ma'am. चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच।